नमस्ते और स्वागत है। आज हम 2024 की उस फिल्म पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे लगता है सब ने बात की है, लापता लेडीज। किरण राव की ये फिल्म आई तो एक कॉमेडी ड्रामा बनकर, लेकिन इसने दिल और दिमाग दोनों पर एक गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर मतलब बड़े बड़े पुरस्कार मिले और ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री भी बनी। हाँ, तो आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। इसके किरदार, कहानी और वो संदेश जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी फिल्म के प्लॉट से लेकर उसके प्रतीकों तक का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। और हमारी कोशिश यही समझने की है कि हंसी मजाक में लिपटी एक सीधी सीधी कहानी इतने बड़े सामाजिक मुद्दों पर इतनी असरदार चोट कैसे कर जाती है। सही बात है। और कहानी की दुनिया भी बहुत दिलचस्प है। साल 2001 का एक काल्पनिक गांव, निर्मल प्रदेश, मतलब वो मोबाइल फोन के बिना वाली दुनिया। हाँ, और यही सेटिंग कहानी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज के जमाने में तो मतलब एक फोन कॉल से ही पूरी गड़बड़ सुलझ जाती, लेकिन 2001 में जब आप खोते थे तो सच में खो जाते थे। हाँ, और यहीं से कहानी का वो इंजन स्टार्ट होता है जो एक मामूली सी गलती पर आधारित है। एक ट्रेन में दुल्हनों की अदला बदली। ये सिचुएशन सुनने में जितनी मजेदार लगती है, असल में उतनी ही डरावनी भी है। सोचकर देखिए, नई नई शादी हुई है, भीड़ वाली ट्रेन से उतरते हैं और अंधेरे में अपनी पत्नी की जगह किसी और को घर ले आते हैं। हाँ, दीपक जो एक सीधा साधा किसान है, वो यही गलती कर बैठता है। और यहीं से दो महिलाओं का, फूल कुमारी और पुष्पा रानी का एक ऐसा सफर शुरू होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो एक तरफ है असली दुल्हन फूल कुमारी, वो एक अनजान स्टेशन पर अकेली खड़ी है। उसके पास ना पैसे हैं, ना कोई पहचान, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने पति के गांव का नाम तक नहीं पता। और वो इतनी डरी हुई है कि अपने घर वापस जाने से भी मना कर देती है, परिवार की इज्जत के डर से। बिल्कुल। और यहीं से इसका असली सफर शुरू होता है। ये सिर्फ पति के घर तक पहुंचने का सफर नहीं है, ये खुद तक पहुंचने का सफर है। हाँ बिल्कुल। जब वो मंजू माई के चाय के स्टॉल पर पहुंचती है तो वो पहली बार एक ऐसी महिला से मिलती है जो अपनी शर्तों पर जी रही है, जो किसी की पत्नी या बेटी होने से पहले एक इंसान है। मंजू माई का किरदार फूल के लिए एक आईने की तरह काम करता है, जिसमें वो अपनी एक नई तस्वीर देखती है। वो चाय के स्टॉल वाला सीन, वो फिल्म का दिल है एक तरह से। वहां सिर्फ चाय नहीं बनती, वहां औरतें एक दूसरे को हिम्मत देती हैं, वो भी बिना किसी भाषण के। सही कहा। फूल का वहां काम करना सीखना, पैसे कमाना, ये छोटी छोटी चीजें उसके अंदर एक बड़ा बदलाव ला रही थी। बिल्कुल। और फिल्म में वो जो आग के चारों ओर बैठी महिलाओं का दृश्य है, जहां वे अपनी अपनी कहानियां सुना रही हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, बहुत। वो सीन इसलिए भी शक्तिशाली है क्योंकि उसमें कोई बड़ा भाषण नहीं था, बस छोटी छोटी बातें थीं, रोजमर्रा की परेशानियां थीं, और उसी से कनेक्शन बन रहा था। फिल्म ये दिखाती है कि सशक्तिकरण अक्सर मुश्किल हालातों से ही जन्म लेता है। जब आपको कोई बचाने वाला नहीं होता, तब आप खुद को बचाना सीखते हैं। तो एक तरफ फूल अपनी दुनिया खुद बना रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो दुल्हन गलती से उसके घर पहुंच गई थी, वो भी चुपचाप नहीं बैठी थी। उसकी कहानी तो शायद और भी ज्यादा पेचीदा थी। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक गलत दुल्हन नहीं थी। वो अपना नाम पुष्पा रानी बताती है और दीपक के परिवार के साथ घुलने मिलने लगती है, लेकिन वो हालात की शिकार बनकर इंतजार नहीं करती। वो खुद पहल करती है, फूल का स्केच बनवाती है, पोस्टर छपवाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, वो इस पहेली को सुलझाने में एक एक्टिव किरदार बन जाती है। हाँ, मुझे तो ये लगा कि वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वो हालात को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही थी। पोस्टर छपवाना एक बहुत बड़ा रिस्क था, वो खुद को पुलिस की नजरों में ला रही थी। हाँ, और यही तो उसके किरदार की खासियत है। वो रिस्क लेने को तैयार थी क्योंकि उसके लिए पकड़े जाने का डर एक अनचाही शादी में घुट घुट कर जीने के डर से छोटा था। बाद में हमें पता चलता है कि उसका असली नाम जया है और वो एक शोषित शादी से भाग रही है ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अच्छा। वो समाज को चुनौती दे रही है जो कहता है कि औरत को चुपचाप सब सहना चाहिए। और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा प्रतीक, घूंघट, वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक जैसी ड्रेस और घूंघट की वजह से ही तो ये सारी गड़बड़ हुई। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है ना? नहीं है, बल्कि ये एक तरह का विरोधाभास भी है। एक तरफ ये फूल की व्यक्तिगत पहचान को मिटा देता है, उसे सिर्फ एक दुल्हन बना देता है, लेकिन दूसरी तरफ यही घूंघट जया को अपनी पुरानी शोषित पहचान से भागने और एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। वाह।
तो परंपरा का एक ही प्रतीक दो महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग-अलग, यहाँ तक कि उल्टे मायने रखता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं था। मतलब एक के लिए जो कैद है वो दूसरे के लिए आजादी का रास्ता बन गया। हाँ। और इस पूरी गड़बड़ के बीच में एक और बहुत ही मजेदार किरदार आता है, इंस्पेक्टर श्याम मनोहर। रवि किशन का निभाया हुआ किरदार। शुरुआत में वो एक टिपिकल मतलब भ्रष्ट और कामचोर पुलिस वाला है जो इस केस को गंभीरता से लेता ही नहीं है। उसके लिए ये बस गांव का एक और किस्सा है। लेकिन जैसे जैसे वो जया की होशियारी और हिम्मत को देखता है उसके अंदर कुछ बदलता है। वो सिर्फ दीपक की मदद नहीं करता बल्कि वो जया की बुद्धि का सम्मान करने लगता है। और ये बदलाव सिर्फ कहानी में नहीं बल्कि रवि किशन की परफॉर्मेंस में भी दिखता है। शुरू में उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही सुस्त और लापरवाह है, लेकिन जैसे जैसे वो मामले की तह तक जाते हैं उनके चलने फिरने और बात करने में एक तरह की गंभीरता आ जाती है। सही है। ये किरदार इस बात का प्रतीक है कि सत्ता में बैठे पुरुष भी बदल सकते हैं। वो सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं है, वो समाज के उस हिस्से का प्रतीक है जिसमें बदलने की क्षमता है। और बदलने की ये क्षमता सिर्फ सत्ता में बैठे पुरुषों में ही नहीं बल्कि दीपक जैसे आम आदमी के लिए भी उतनी जरूरी थी। वो विलन नहीं था, लेकिन कहानी की शुरुआत में वो भी तो उसी समाज की उपज था, है ना? बिल्कुल। दीपक का किरदार सिर्फ एक भोले भाले पति का नहीं है, वह उस पुरुष का भी प्रतीक है जो पितृसत्ता में खुद भी फंसा हुआ है। जब उसकी पत्नी खो जाती है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि वो कितना असहाय है। कि मर्द होने का मतलब सिर्फ रक्षा करना नहीं होता, बल्कि कभी-कभी अपनी कमजोरी को स्वीकार करना और बराबरी का सम्मान करना भी होता है। शुरू में वो फूल को एक खोई हुई चीज की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन अंत में जब वो उसे पाता है तो वो एक बदली हुई आत्मविश्वास से भरी फूल से मिलता है और वो उसे वैसे ही स्वीकार करता है। मेरे ख्याल से ये उस किरदार की सबसे बड़ी जीत थी। सही कहा। दीपक का ये बदलाव पुरुष सहयोगियों यानी मेल एलाइज के महत्व को दिखाता है। कहानी बहुत सटल तरीके से कहती है कि पुरुषों को महिलाओं की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी आजादी और उनके विकास का सम्मान करने की जरूरत है। सच्ची साझेदारी बराबरी पर आधारित होती है, मालिकाना हक पर नहीं। तो कहानी के अंत में जब सब कुछ सुलझता है तो ये एक टिपिकल बॉलीवुड एंडिंग नहीं है। फूल और जया मिलते हैं और वो मुलाकात सिर्फ दो खोई हुई दुल्मों की नहीं बल्कि दो नई बदली हुई औरतों की होती है। और दोनों की मंजिलें अलग अलग हैं, जो इस फिल्म को और भी यथार्थवादी बनाता है। फूल दीपक के पास लौटती है, लेकिन अब वो एक बराबर की साथी के तौर पर लौटती है। उसका घूंघट अब उसके चेहरे पर नहीं बल्कि हाथ में है। हाँ, वो सीन बहुत पावरफुल था। वो अपनी पहचान खुद तय कर रही है और जया वो अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। तो फिल्म एक होपफुल रियलिज्म मतलब एक उम्मीद भरे यथार्थवाद के साथ खत्म होती है। सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता, लेकिन विकास और उम्मीद की एक मजबूत किरण जरूर दिखती है। लापता लेडीज की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि ये गंभीर मुद्दों को बिना उपदेश दिए हास्य और इंसानियत के चश्मे से देखती है। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती भी गहरे सामाजिक नियमों पर सवाल उठा सकती है और बदलाव की एक बड़ी लहर पैदा कर सकती है। और कहानी का अंत शादी बचाने पर नहीं बल्कि आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। और शायद यही इस फिल्म का सार है कि कभी-कभी गलत ट्रेन आपको सही स्टेशन पर पहुंचा सकती है। दोनों महिलाएं अपनी असली पहचान पाती हैं, जो शायद उस ट्रेन की गड़बड़ के बिना संभव ही नहीं होता। बिल्कुल। फिल्म ये नहीं कहती कि परंपराएं गलत हैं, लेकिन ये सवाल जरूर करती है कि क्या इन परंपराओं को निभाते हुए एक इंसान, खासकर एक महिला, को अपनी पहचान खो देनी चाहिए। और इसका जवाब ये देती है कि आत्मसम्मान और व्यक्तिगत विकास किसी भी रिश्ते और समाज की सबसे मजबूत नींव होनी चाहिए। तो ये फिल्म हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बड़ा बदलाव हमेशा बड़ी-बड़ी क्रांतियों और आंदोलनों से ही आता है, या फिर मंजू माई जैसी महिलाओं के छोटे-छोटे साहसिक कदमों से और फूल कुमारी जैसी लड़कियों के आत्मविश्वास से भरी एक नजर से भी समाज धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से बदल सकता है?